इनकम टैक्स ऑफिसर सास। ये कहानी है एक ऐसी सास की जो एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर है और जिन्हें शक करने की बहुत बुरी बीमारी है। तो चलिए इस सास की कहानी को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सास के शक करने की आदत से उसके परिवार वालों को क्या क्या सहना पड़ता है। राजीव के पापा, कहाँ हैं आप? राजीव के पापा, लगता है फिर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने चले गए हैं। आने दो, खबर लेती हूँ इनकी। मीना गुस्से में अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठ जाती है। ये वो कुर्सी थी जिस पर उसके अलावा कोई और नहीं बैठता था। खैर, वो काफ़ी गुस्से में थी और कुर्सी में बैठे बैठे अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। आ गए राजीव के पापा? हाँ, क्या हुआ? मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? हाँ, आप ही का इंतज़ार कर रही थी मैं। कहाँ थे आप? ज़रूर अपने दोस्त मोहन और अर्जुन के साथ होंगे। बिल्कुल सच कहा। आज मोहन का दूसरा पोता हुआ है तो इसीलिए उससे मिलने गया था। सोचा थोड़ा बधाई दे दूं। उससे बधाई देने गए थे या जुआ खेलने गए थे? मीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमको पता है ना, मैंने जुआ खेलना 5 महीने पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपने जुआ खेलना फिर से शुरू कर दिया है? अरे मीना, मैं सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, सच क्या है वो तो अभी पता चल जाएगा। ज़रा मुझे अपने कुर्ते की जेब चेक करवाइए तो। ये कैसी बात कर रही हो मीना? तुम्हें अपने पति पर रत्ती पर भी विश्वास नहीं है? मुझे पता था तुम्हारी ये पुरानी आदत कभी नहीं जाएगी। बकवास मत करिए और जल्दी से अपनी पॉकेट चेक करवाइए। अरे अरे मीना। और ये रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर सास अपने पति की तलाश लेने लगती है। अरे मीना, ये क्या कर रही हो? रुको तो। जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं और सुबह मैंने देखा था आप इसी पॉकेट में 500 की दोनों नोटें रख रहे थे, है ना? अरे लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर मार्केट भी तो गया था। वहाँ हमारे घर का पेंटर बिल्लू मिल गया था। बोलने लगा कि उसे 1000 की ज़रूरत है तो उसे दे दिए। उसका बेटा बीमार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तुम 1000 रुपये लेकर बाहर निकले और आज ही तुमसे किसी ने पैसे मांग लिए? इम्पॉसिबल। आपकी बातों पर मुझे 1% भी यकीन नहीं है। मिस्टर मंगलपाल, आप जल्दी से बताओ कि क्या आपने अपने दोस्तों के साथ जुआ खेला था, हाँ या ना? जल्दी। अरे मीना, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई मुजरिम नहीं हूँ। तुम तो मुझसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो जैसे मैंने 100 करोड़ का घपला कर दिया हो। जो काम आपने किया है वो किसी जुर्म से कम नहीं है। तभी वहां मीना का बेटा और बहू दोनों मार्केट से आ जाते हैं। माँ, अब फिर से शुरू हो गई? मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है, जब भी मैं किसी से कुछ पूछताछ कर रही हूं तुम लोगों को बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। माँ, ये आपका घर है, आपका ऑफिस नहीं। आप हम लोगों को ऐसे क्यों ट्रीट करती हैं? मॉम, आप रिटायर्ड हो चुकी है, अब तो आप फ्री माइंड रहिए। व्हाट डू यू मीन मैं रिटायर हो चुके हूँ? मैं भले ही रिटायर्ड हो चुकी हूँ लेकिन मैं अभी भी उतनी ही समझदार और जिम्मेदार हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्हें बस बाहर घूमना पसंद है और बाहर का खाना पसंद है। माँ, खामोश। देख रही हूं राजीव, आजकल तुमको ज्यादा ही बोलने लगे हो। अच्छा, तुम अपने पिताजी की इतनी साइड ले रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जुआ खेलने लगे हो? माँ, अब आप मुझ पर भी शक करने लगी? मुझे तो तुझ पर वैसे भी बहुत सारी बातों को लेकर शक होता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। मुझे पता है कि तूने 3000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, वो भी मुझसे छुपाकर। और तूने मुझे ये बात बताई भी नहीं। लेकिन तुझे क्या लगा कि तेरी माँ को ये बात पता नहीं चल पाएगी? बेटा, ये मत भूल मैं इनकम टैक्स ऑफिसर रही थी। किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना खर्च करता है और कहाँ कहाँ खर्च करता है, इस सब की खबर है मुझे। हाँ, आपका वो चमचा राजेश ही बताता होगा ना आपको सब कुछ। अच्छा, वैसे तो मुझे पहले सिर्फ शक था कि तूने कहीं पर ज़मीन खरीदी है, लेकिन देख मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तूने ही ये बात एक्सेप्ट कर ली। माँ, अगर आपका शक सही निकला है तो ठीक है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से वो ज़मीन खरीदी है क्योंकि मैं रिटायर होने के बाद वहाँ जिम खोलना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, क्या कानून की नज़र से ये कोई जुर्म है? और वैसे भी मुझे पता था कि आप मुझ पर शक करने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। हाँ, ठीक है, मत बता। खैर, इसी शाम मीना देवी को उसकी बेटी का कॉल आता है। हेलो माधुरी माँ, क्या बात है, इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई? हाँ, वो माँ, इनकी घर में ना किसी का कोई फंक्शन था तो मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। किसी का कोई फंक्शन? ये क्या होता है? ज़रा साफ साफ बताओ, कौन सा फंक्शन, किसका फंक्शन?
तुझे पता है ना, मुझे साफ बातें पसंद है। अरे माँ, उनकी दूर की चाची है ना, उनकी बहू है, उनको लड़का हुआ है तो उसी का मुंडन था। हाँ तो ऐसे बोलना। मुझे लगा पता नहीं मेरी बेटी मुझसे क्या छुपा रही है। नहीं माँ, मैं आपसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगी। तेरी आवाज में जो उतार चढ़ाव हो रही है ना, उसे सुनकर तो मुझे लग रहा है कि पक्का तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। चलो बता दो क्या बात है। अब कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे पति ने फैंटोस कंपनी में 50 लाख का इन्वेस्ट किया है ना, यही बात छुपा रही है तू मुझसे। अम्बू माँ। वो क्या कर रही है, बोल ना। तू तो कह रही थी तेरे पति का बहुत सारा पैसा डूब गया है, तो ये पैसा कहाँ से आया उसके पास। अरे माँ, उन्होंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उसमें उनका नुकसान तो हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अच्छा, उसने कहीं कुआं खोद के रखा है क्या जहां से पैसे निकल रहे हैं। अरे माँ, आप ज्यादा मत बोलो, इसीलिए कोई भी बात आपको बताने का मन ही नहीं करता। आपकी आदत है बाल की खाल निकालना। सोचा कि चलो मम्मी से बहुत दिनों से बात नहीं की तो बात कर लेती हूँ, लेकिन आपसे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है, पूरा मूड खराब हो जाता है। हाँ सही बात पूछ रही हूं तो मिर्ची लग रही है, बिल्कुल अपने भाई की तरह है तू। अरे बताती क्यों नहीं कि तेरे पति के पास इतने सारे पैसे आए कहां से। मम्मी, ये मत भूलिए कि मेरे पति की तनख्वाह 1,30,000 रुपये महीने है, इसलिए उनके पास बहुत पैसे हैं। भले ही उनके बिजनेस में उन्हें पहले नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने सब रिकवर कर लिया है अपनी सेविंग से। अब से ना मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मीना देवी गुस्से में अपनी बेटी का कॉल काट देती है। 3 दिन बाद आ गए घूम के। हाँ मॉम, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया, लेकिन तूने तो मुझे दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया, अब क्या पूछ रहा है। अरे माँ सॉरी, गलती हो गई। आजकल के बच्चों का सही है, बस सॉरी बोल दो और सारी बातों को भूल जाओ। और ये बैग नया लिया है? हाँ माँ जी, देखिए ना कितना अच्छा बैग है। आपको भी चाहिए क्या ऐसा? आप कभी कभी जब घूमने जाते हो ना तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ना, इसमें कितनी अच्छी पॉकेट। हाँ ठीक है, मुझे इस बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इस बैग के अंदर रखी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? वही तो माँ जी, ये तो बस एक नॉर्मल सा बैग है जो हमने अभी खरीदा है, वो भी सिर्फ 700 रुपये का। अब ज्यादा मत बोलो, मुझे ये बैग चेक करने दो। माँ, अगर इस बैग में कुछ नहीं है तो तू इतना चिढ़ क्यों रहा है। मुझे पता है जिस मार्केट में तुम दोनों गए थे ना, वहां पर क्या क्या होता है। उस मार्केट के पीछे एक बड़ा मैदान है जहां पर मैंने कई लोगों को रिश्वत लेते हुए देखा है। मुझे शक है कि तुम भी किसी से रिश्वत लेकर आए हो। तुम पुलिस ऑफिसर होकर ये कैसे कर सकते हो। माँ। राजीव की माँ मीना देवी जबरदस्ती उस बैग को चेक करने लगती है। इस बैग में तो कुछ नहीं है, कहाँ है पैसे बताओ। माँ, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। राजीव, तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी माँ को धमकी देगा। अगर तेरी माँ थोड़ी बहुत पूछताछ कर ले रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ जी, यही बड़ी बात है। आपको अपने बेटे पर तो विश्वास होना चाहिए। ये एक जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। आप इन पर इतने बड़े बड़े इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। अरे इन्हें तो कोई महंगी गिफ्ट भी देता है ना तो ये मना कर देते हैं, तो ये रिश्वत कैसे लेंगे। तुम दोनों एक जैसे हो। और राजीव, आज तूने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। मीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहां राजीव को अपनी माँ के लिए बुरा लगता है। इसके 5 दिन बाद माँ जी, विनय अंकल और अजित अंकल आए हैं अपनी पत्नियों के साथ। हाँ, तुम जरा उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैं अभी आती हूँ। जी माँ जी। इसके बाद हिमानी चली जाती है और अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने लगती है। पता नहीं माँ जी कि इन दोस्तों का यहाँ आना कब बंद होगा। दिन भर कोई ना कोई आता ही रहता है। घर में कोई नौकरानी ना हो तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और इन सभी की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी सस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो यहाँ। थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह तैयार हो जाता है। बिंदु चलो। हिमानी अपनी नौकरानी बिंदु के साथ नाश्ता लेकर हॉल में आती है। अरे मीना, वो जो मिस्टर अनिल का केस नहीं था, उस केस को सॉल्व करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया सच में। हाँ यार, मुझे भी। अरे वो बड़ा आदमी था इसलिए बहुत बन रहा था। अरे हम लोगों ने अपनी सख्ती क्या दिखाई, वो तो सब कुछ अपने आप ही उगलने लगा। मैंने कहा, ये देख पेपर्स, ये पेपर्स तेरी करतूतों को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं।
सच कहा तुमने। और सभी लोग ठहाके मार मार कर हंसते हैं। मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे हम तो दूसरी दुनिया में आ गए। हाँ बिंदु, धीरे बोल, अगर तेरी मालकिन ने सुन लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ मैडम। तभी अगले दिन घर में कुछ इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं और मीना देवी के पति मंगलपाल को अरेस्ट कर लेते हैं। तब से पूछ रहा हूँ आखिर मैंने किया क्या है? आपने महेशगंज में जो घर लिया था वो घर आपने ब्लैक मनी से लिया था। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। हाँ, मेरे पापा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। और मीना देवी के पति को अरेस्ट करके वहां से ले जाया जाता है। वहीं मीना खुद बताती है कि ये सब उसी ने किया है। यकीन नहीं होता माँ कि आप अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हैं। देखिए, आपको अपनी गलती का बहुत पछतावा होगा। राजीव अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं मीना देवी को भी बुरा लगता है। राजीव सही कहता है, मुझे ये आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। इस घटना के कुछ दिन तक तो मीना सही से रहती है। वो पूरा कंट्रोल करती है कि वो किसी से कोई पूछताछ ना करे। लेकिन ये सास तो आदत से मजबूर थी। भला उसकी ये आदत अभी जल्दी कहाँ छूटने वाली थी। इसी बीच उसका पति वापस आ गया। तभी एक दिन डोरबेल बजती है। मीना जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। अरे हर्ष बेटा, तू आ गया इंग्लैंड से? लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, इतने सालों बाद आ रहा है तू। अरे माँ, आपको तो पता है वहाँ पर कितना काम होता है, और मेरा तो काम ही ऐसा है कि दिन भर लगे रहना पड़ता है। सॉरी माँ। चल कोई बात नहीं। आइए आइए देवर जी, आइए देवरानी जी। दोनों अंदर आते हैं। अगले दिन मीना देवी को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। ये देवकी का चचेरा भाई गौरव किसी घोटाले में पकड़ा गया था, तो हो सकता है ये भी भारत में कुछ घोटाला करने वाली हो। ज़रा इसका सामान चेक करती हूँ। और मीना अपनी छोटी बहू का सारा सामान खोल खोल कर बड़े ध्यान से देखने लगती है। उसे अपनी बहू के बैग में कुछ नहीं मिलता और तब वो अपने बेटे का भी बैग पूरा खोज डालती है। अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है बाद में मुझे कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तभी रात के समय, माँ, आपने मेरा और देवकी का बैग खोला था? अब नहीं तो? आपकी आवाज़ से नहीं लग रहा कि आप सच बोल रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी के चचेरे भाई के ऊपर शक है। वो तो बदमाश था ना। माँ, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी उसका देवकी से क्या लेना देना? उसकी लाइफ अलग है, मेरी पत्नी की लाइफ अलग है। हाँ हाँ ठीक है, अब रात हो रही है, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मीना देवी अपने बेटे की बात सुने बगैर चुपचाप सो जाती है। 3 दिन बाद ये देवकी अपने उसी भाई के साथ बात कर रही है क्या? ये बोलते हुए मीना कमरे के अंदर घुस जाती है। माँ जी आप? हाँ मैं। तुम अपने चचेरे भाई गौरव से बात कर रही हो? क्यों? और माँ जी आप अंदर ऐसे कैसे आ सकती हैं? ये मेरा घर है, क्या मैं बिना बताए अंदर नहीं आ सकती? माँ, आप आ सकती हो, लेकिन फिर भी सबकी प्राइवेसी तो होती है ना। तू अपनी पत्नी के साइड लेना बंद कर दे। मुझे पता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ करने की फिराक में है। माँ जी, कल आपने हमारा सारा सामान खोल खोल कर देखा, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया था। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ तो बोलो। माँ जी, आपकी शक करने की आदत आप छोड़ दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना बुढ़ापा अकेले ही काटना पड़े। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू यही चाहती है, इसीलिए तो तू मेरे बेटे को लेकर विदेश में बैठी हुई थी ना। मुझे तो तू पहले से पसंद नहीं है। अरे तेरा खानदान ही ऐसा है। माँ, कोई बात नहीं हर्ष, सासू माँ को जो बोलना है बोलने दीजिए। मुझे इनकी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ माँ जी, मैं आपसे नहीं डरती। चलिए हर्ष, खाना खाने का टाइम हो गया है। देवकी अपने पति को लेकर अपने कमरे से निकल जाती है। इस बात को करीब 4-5 दिन बीत जाते हैं। वहीं मीना देवी अभी भी अपने बच्चों से गुस्सा थी। हर्ष को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ से माफ़ी भी मांग लेता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हर सासू माँ के साथ होता है। माँ, देवर जी परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसी रात, माँ आप ऐसे नाराज मत होइए ना। अरे आप भी तो पता नहीं कितना शक करती है हम लोगों पर। चल कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, तू दिन में अपने दोस्त से कॉल पर बोल रहा था कि तू अपने दोस्त बॉबी के साथ कोई बिजनेस खोलने वाला है? हाँ माँ, क्यों? देख बेटा, ठीक है पार्टनरशिप कर ले उसके साथ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़का गलत है या गड़बड़ है, बट फिर भी
माँ, आप ना बात को उलझाइए मत, साफ साफ कहिए। अरे वो बॉबी के पिताजी के ऊपर मुझे शक है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ब्लैक है। माँ, अब फिर से वही सब बोलने लगी। मेरी बात सुननी है तो सुन, वरना जा। हर्ष गुस्से में चला जाता है। अगले दिन, माँ जी, कल रात आप फिर से मेरे कमरे में आई थी ना? नहीं तो? झूठ मत बोलिए, मैं उस समय जगी थी और आपको ही देख रही थी। हाँ तो ये माँ जी कि मेरे बैग से 13 लाख रुपए का चेक गायब है। मुझे पूरा पूरा शक है कि वो आप ही के पास होगा। तू मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाएगी? अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो तो ये मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है। माँ, देवकी शायद सही कह रही होगी। हाँ माँ। और रही तो क्या? अरे माँ, देवकी को उसका चेक लौटा दो। माँ जल्दी कीजिए, ये मेरा चेक ऐसे नहीं लौटाएंगी, इन्हें तो जेल भिजवाना होगा। हाँ माँ, अगर आपने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे मजबूरन आपको थाने ले जाना होगा। अरे पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मीना देवी सबसे बार बार यही बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था और मीना देवी बहुत डर जाती है। देखिए, मैंने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। माँ जी, हम लोग तो बस नाटक कर रहे थे ताकि आपको पता लगे कि जब खुद पर इल्जाम लगता है तो कैसा लगता है। अब समझ में आया तुम्हें? सब मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।